सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में सीएम योगी के द्वारा किसानों को दी गई राहत की, तो वहीं हरिद्वार महाकुंभ के लिए दामी सरकार की चौकस होते प्रबंधों पर भी हमारी खास रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही हम बात करेंगे भारत ब्राजील के बीच अहम समझौते की और चलते चलते बात ट्रंप को सुप्रीम झटके की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के नए उत्तर प्रदेश बनने की राह अब खेती और किसानी के रास्ते से होकर गुजर रही है। राजधानी लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत करोड़ों की राशि सीधे किसानों को भेजने, उनके खाते में भेजने की बात कही गई। क्या है इस पूरी योजना का गणित और कैसे किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन रही है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। यूपी के किसानों को सौगात, कुल लाभार्थी किसान 2.51 लाख पीएम फसल बीमा, कुल वितरित राशि 285 करोड़, खरीफ 2025 का मुआवजा सीधा बैंक ट्रांसफर, दुर्घटना राहत 3500 परिवारों को 175 करोड़ रुपए। कहते हैं तस्वीर बोलती है। जी हाँ, ये तस्वीरें गवाह हैं कि उस प्रतिबद्धता की जिसका वादा डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं से किया था। लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 2.51 लाख किसानों को फसल बर्बादी के दर्द से राहत दी। अवसर था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 285 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि के वितरण का। 1690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं। और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। मऊ, रानीपुर, झांसी में 50 शैया की छात्रावास भवन व लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो इकाई के शिलान्यास के साथ आपदा मित्रों को जीवन बीमा प्रदान किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि योगी सरकार सिर्फ खेतों की ही फिक्र नहीं कर रही, बल्कि किसान के जीवन की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3500 पीड़ित परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इतना ही नहीं, संकट के समय सबसे पहले पहुंचने वाले आपदा मित्रों को भी जीवन बीमा का लाभ देकर सरकार ने बड़ा सामाजिक संदेश दिया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार उन्नत खेती के माध्यम से नए उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। डबल इंजन की सरकार सुनिश्चित कर रही है कि आपदा की घड़ी में कोई भी किसान अकेला महसूस न करे। इन समस्त स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण के साथ भी जोड़ा गया है। इसके लिए इन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आपदा मित्र ट्रेनिंग, मॉड्यूल आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र इसके लिए उन्हें प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में विभिन्न प्रकार की आपदा से बचाव के 15 आइटम
जिनमें लाइफ जैकेट है, सर्च टॉर्च है, मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स है, गम बूट्स हैं, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी चश्मा है, रेन सूट है। ये सभी प्रकार से जो मिला दें तो कुल आइटम 15 प्रकार की आइटम उस किट में है और ये किट उन्हें उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों को 3 वर्ष का जीवन और चिकित्सा बीमा करने का भी निर्णय लिया है और इसके लिए हम लोगों ने पहले ही 10 फरवरी को एक एमओयू भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक किया गया है, जिसमें ये आपदा मित्र जो बनाए गए हैं इन्हें 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का सुरक्षा कवर भी 3 वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि टेक्नोलॉजी और सुरक्षा का ये संगम उत्तर प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। खरीफ 2025 की ये क्षतिपूर्ति राशि उन किसानों के लिए बड़ी संजीवनी है जिन्होंने बेमौसम बारिश या प्राकृतिक आपदा की मार झेली। 460 करोड़ रुपए से अधिक की इस कुल सहायता ने साफ कर दिया है कि यूपी में अब खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बनती जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। धर्मनगरी हरिद्वार में शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे के चलते काफी हलचल रही। दरअसल साल 2027 में होने वाले महाकुंभ के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है और करोड़ों की सौगातों के साथ भव्य और सुरक्षित कुंभ का रोड मैप पेश किया है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट की आखिर कैसे बदलने वाली है हरिद्वार की सूरत। 2027 के महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री हरिद्वार के कुंभ मेला कंट्रोल रूम बिल्डिंग यानी सीसीआर पहुंचे। यहां उन्होंने न केवल अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की बल्कि कुंभ के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए 34 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की नींव भी रख दी। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के लिए विकास कार्यों की सौगात, घाट और सिंचाई के लिए 70.54 करोड़, गंगा तटों का विस्तार और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं, सड़क और परिवहन 127.23 करोड़, जाम मुक्त हरिद्वार और सुगम यातायात प्रबंधन, पेयजल और जन सुविधाएं 36.78 करोड़, शुद्ध पानी और बुनियादी ढांचे की मजबूती। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कुंभ मेला 2027 के लिए राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए 34 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि 234.55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले पक्के विकास कार्यों का मकसद कुंभ मेले का सफल, सुरक्षित और अच्छे से आयोजन पक्का करना है। साथ ही हरिद्वार शहर के लंबे समय से विकास को भी मजबूत करना है। सीएम धामी ने सीसीआर भवन में उच्च स्तरीय बैठक कर व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान कुंभ के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के साथ शहर के दीर्घकालीन विकास पर विशेष फोकस किया गया। आपको बता दें कि घाट व सिंचाई अवसंरचना के 7 कार्यों पर 70.54 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे गंगा तट पर श्रद्धालुओं की सुविधाएं मजबूत होंगी। सड़क व परिवहन से जुड़े 12 कार्यों के लिए 127.23 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं ताकि ट्रैफिक प्रबंधन और आवागमन सुगम हो सके। वहीं पेयजल, जल आपूर्ति और श्रद्धालु सुविधाओं के लिए 15 कार्यों पर 36.78 करोड़ रुपए खर्च कर मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। 2027 के कुंभ के लिए, कुंभ मेले के लिए यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो
एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और मां गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। आपको बता दें कि सड़कों के जाल को बिछाने के लिए सबसे बड़ी राशि यानी 127 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं, ताकि करोड़ों की भीड़ होने पर भी ट्रैफिक न थमे। वहीं गंगा किनारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए 7 विशेष सिंचाई और घाट निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सीएम धामी ने बताया कि हमारा लक्ष्य महाकुंभ 2027 को अब तक का सबसे भव्य सुरक्षित आयोजन बनाना है। जो भी कार्य आज शुरू हुए हैं वे केवल कुंभ तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हरिद्वार और स्थानीय निवासियों के लिए लंबे समय तक विकास की नींव बनेंगे। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा 2026 को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य केवल कुंभ ही नहीं, बल्कि आगामी 4 धाम यात्रा को भी अब तक की सबसे सुरक्षित और सुगम यात्रा बनाना है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि देवभूमि आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप सुरक्षा और व्यवस्थाओं के ढांचे को भी अपडेट किया जा रहा है। धाम को लेकर तैयारियां हमारी अब बिल्कुल अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और 4 धाम यात्रा के लिए हम जब 4 धाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की 4 धाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। वहीं बैठक में सीएम धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना हो। 234 करोड़ की ये योजनाएं हरिद्वार के भविष्य की तकदीर बदलेंगी। पेयजल से लेकर घाटों के सौंदर्यीकरण तक हर काम पर खुद मुख्यमंत्री की नजर है। लिहाजा साफ है कि 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, ताकि जब श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे तो उन्हें एक नई आधुनिक धर्मनगरी के दर्शन हो। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने अधिकारियों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि काम की रफ्तार और क्वालिटी में कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक राजनीति के 2 दिग्गज शनिवार को नई दिल्ली में एक साथ नजर आए। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा का 5 दिवसीय भारत दौरा काफी अहम साबित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें व्यापार, रक्षा और तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों पर मोहर लगी है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि कैसे ये 2 ग्लोबल साउथ के लीडर दुनिया की तस्वीर बदलने की तैयारी में हैं। फरवरी की इस गुलाबी ठंड में दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में शनिवार को एक नई गर्माहट देखने को मिली। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे तो बड़ी बात बनी। हैदराबाद हाउस में जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति लूला मिले, बता दें कि ये सिर्फ 2 नेताओं की मुलाकात नहीं थी, बल्कि दुनिया की 2 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हाथ मिलाना था। आज हमारी जो चर्चाएं हुई हैं, उनमें हमने हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। भारत ब्राजील के बीच इन क्षेत्रों में समझौता, एथेनॉल उत्पादन और हरित हाइड्रोजन में सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा उपकरणों का सह उत्पादन। द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में
$25 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा पर साझा कार्य। इस मुलाकात का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा व्यापार। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें एग्रीकल्चर, डिजिटल पेमेंट, रक्षा उत्पादन और ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत अब ब्राजील के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लूला डी सिल्वा का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और ब्राजील न केवल G20 और ब्रिक्स में साथ हैं, बल्कि दोनों देश ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया के मंच पर मजबूती से रख रहे हैं। बता दें कि भारत और ब्राजील के बीच संबंध केवल दो देशों की दोस्ती नहीं, बल्कि दो बड़े लोकतांत्रिक देश और ग्लोबल साउथ की उभरती आवाजों का एक मजबूत गठबंधन है। हाल के वर्षों में, विशेषकर 2024 से 2026 के बीच इन संबंधों ने एक नई रणनीतिक ऊंचाई छुई है। वहीं आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1948 में स्थापित हुए थे, जबकि साल 2006 में दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थानीय सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वैश्विक मंच पर भारत और ब्राजील की साझेदारी सशक्त और प्रभावशाली रही है। लोकतांत्रिक देशों के रूप में हम ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। When India and Brazil work together, the voice of global south becomes stronger and more confident. हमारा मानना है कि हर समस्या का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत ब्राजील के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध 2025 में द्विपक्षीय व्यापार $15.2 बिलियन तक पहुंच गया, जिसे 2026 के अंत तक $20 बिलियन और लंबी अवधि में $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य। भारत से फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं, रसायन, ऑटो पार्ट्स और पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात। मुख्य ब्राजील से कच्चा तेल, सोया तेल, सोना, चीनी और लौह अयस्क का आयात। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने ब्राजील के ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $3.5 बिलियन का निवेश किया है। जानकारों की माने तो भारत और ब्राजील अब केवल व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। लूला का यह दौरा चीन पर निर्भरता कम करने और भारत के साथ सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दक्षिण अमेरिका में भारत के लिए ब्राजील सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है और इस दौरे ने उस द्वार को और चौड़ा कर दिया है। बहरहाल माना जा रहा है कि भारत और ब्राजील के बीच हुई ये डील न केवल दोनों देशों की जीडीपी में इजाफा करेगी, बल्कि वैश्विक राजनीतिक में पश्चिमी देशों के दबदबे को भी संतुलित करेगी। फिलहाल अब नजरें इस बात पर होंगी कि ये समझौते जमीन पर कितनी जल्दी उभरते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दुनिया भर के बाजारों में अचानक ही हड़कंप मच गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के महज कुछ ही घंटों के भीतर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। यानी सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का टैरिफ वॉर 2.0। पुराने टैरिफ अवैध हुए तो ट्रंप ने नया ब्रह्मास्त्र निकाला। दुनिया के हर देश से आने वाले सामान पर लगेगा 10% अतिरिक्त शुल्क। 1974 ट्रेड एक्ट की इमरजेंसी शक्तियों का प्रयोग। ओवल ऑफिस से हस्ताक्षर होते ही आदेश प्रभावी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें टैरिफ मैन क्यों कहा जाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही उनके पुराने टैरिफ आदेश को अवैध करार दिया, ट्रंप ने बिना वक्त गवाए ओवल ऑफिस से एक नया कार्यकारी आदेश जारी कर दिया। ट्रूथ सोशल पर इसकी घोषणा करते हुए ट्रंप ने इसे अमेरिका फर्स्ट नीति की बड़ी जीत बताया।
मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% वैश्विक टैरिफ का हस्ताक्षर कर दिए, जो लगभग तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ लगाने का आदेश देंगे, जो मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यही अधिक भी शुल्क लगा सकता हूँ। ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें। सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें राष्ट्रपति के मिले अधिकारों के जरिए लागू कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में रिफंड को लेकर कोई साफ बात नहीं कही गई, इसलिए अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा वापस नहीं करेगी। जज ने बहुत ही घटिया फैसला सुनाया है। मुझे लगता है कि अब इस मामले पर अगले 2 साल तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। हम अगले 5 साल तक कोर्ट में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विदेशी ताकतों का असर पड़ा। अगर टैरिफ नहीं लगाए गए तो विदेशी देश कुछ उद्योगों में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे। टैरिफ लगाने का ये कदम कई साल पहले के राष्ट्रपतियों को उठा लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले ट्रंप? जज कट्टर वामपंथियों के फालतू हैं। वे देशभक्ति नहीं दिखा रहे और संविधान के प्रति वफादार भी नहीं हैं। जज कुछ लोगों से डरते हैं, इसलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। फैसले को बहुत निराशाजनक बताया। कहा, मुझे अदालत के कुछ लोगों पर शर्म आती है। बिल्कुल शर्म आती है कि उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। उन 3 कंजर्वेटिव जजों की तारीफ की जिन्होंने इस फैसले पर असहमति जताई है। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोबर टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि वो देश के लिए कलंक है। उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा कि इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 का सहारा लिया। यह कानूनी अमेरिकी राष्ट्रपति को भुगतान संतुलन के घाटे या गंभीर आर्थिक संकट के समय 150 दिनों तक 15% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देता है। निक्सन ने 55 साल पहले लगाया था 10% टैरिफ। साल 1971 में अमेरिका और दुनिया के बीच व्यापार और भुगतान में भारी असंतुलन हो गया था। अमेरिका लगातार ज्यादा आयात कर रहा था, निर्यात कम कर पा रहा था, जिससे डॉलर पर दबाव बढ़ रहा था। इसके बाद निक्सन ने दुनिया भर के देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया था। महसूस किया गया कि भविष्य में अगर ऐसी आर्थिक आपात स्थिति आती तो राष्ट्रपति के पास ऐसी चीजों के लिए निपटने के लिए कानूनी अधिकार होने चाहिए। इसी मकसद से 1974 में ट्रेड एक्ट 1974 पारित किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्शन 122 का पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए ये भी साफ नहीं है कि अगर इसे अदालत को चुनौती दी गई तो अदालतें इसकी व्याख्या किस तरह करेंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। भारत की आईटी सेवा और टेक्सटाइल निर्यात पर लागत पड़ सकती है। चीन से पहले से जारी ट्रेड वॉर और अधिक उग्र होने की संभावना। यूरोप के ऑटोमोबाइल और मशीनरी सेक्टर को बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका में आयातित सामान महंगा होने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम एक वैश्विक ट्रेड वॉर की शुरुआत कर सकता है। अगर अन्य देशों ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका सामानों पर टैक्स लगाया तो वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित हो सकती है। बहरहाल क्या ट्रंप का यह दाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा या दुनिया को मंदी की ओर धकेलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक हर निवेशक की नजर अब व्हाइट हाउस के अगले कदम पर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।